1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। आर्थिक मंदी की आंधी कुछ यूं चली कि शेयर बाजार में अफरा तफरी मच गई। कभी आसमां की ऊंचाइयां चूम रहा सेंसेक्स जमीन पर कुछ ऐसा गिरा कि चारों खाने चित हो गया। आखिरकार सरकार सामने आई और आरबीआई ने उठाए कुछ ठोस कदम। मार्च बढ़ा था और दवा कम, फिर भी बाजार पर इसका असर दिखने लगा है। अरसे के बाद शेयर बाजार में थोड़ी रौनक लौटी है, तो क्या लौट आए हैं अच्छे दिन? ये हमारी खास पेशकश और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर श्री राम खन्ना साहब, कंज्यूमर वॉइस से। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्या लौट आए हैं अच्छे दिन? कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ खुला और अच्छी बढ़त के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स 576 अंकों की बढ़त के साथ 10,364 अंक के स्तर पर और निफ्टी 171 अंकों की बढ़त के साथ 3,257 के स्तर पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान ऊंचे स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली भी देखी गई, लेकिन आखिरकार बाजार बढ़त पर ही बंद हुए। आरबीआई के ट्रिपल डोज का असर आज बाजार पर साफ देखने को मिला। दूसरी ओर एशियाई बाजारों के भी अच्छे कारोबार का फायदा बाजार को मिला। जानकार इस बढ़त को बाजार के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो आज खास तौर पर रियल एस्टेट और बैंकिंग शेयरों की सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। आज कारोबार के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 10% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। और मंदी की मार से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने एक और कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने बाजार में लिक्विडिटी सुधारने के लिए रेपो रेट और सीआरआर में एक बार फिर कटौती का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद अब बैंक होम, पर्सनल और ऑटो लोन के इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकते हैं। आरबीआई बैंकों के लिए लगातार कैश का इंतजाम कर रही है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 1% की कटौती की घोषणा की। इससे बैंकों के पास 40,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट यानी रेपो रेट में भी 0.5% की कटौती की। इससे बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। इन तमाम उपायों के बाद उम्मीद की जा रही है कि बैंक होम, पर्सनल और ऑटो लोन के इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकते हैं। सीआरआर में कटौती 2 फेज में होगी। आधा फीसदी की कटौती 25 अक्टूबर से लागू हुई है, जबकि बाकी आधे फीसदी की कटौती 8 नवंबर से लागू होगी। सीआरआर वह रेट है जिससे ये तय होता है कि बैंक आरबीआई के पास कितनी रकम रखेंगे। इस कटौती के बाद सीआरआर की दर 5.5% हो जाएगी, जबकि 3 नवंबर से रेपो रेट 7.5% हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा कदम उठाते हुए आरबीआई ने एसएलआर में भी 1% की कटौती की है और ये दर अब 24% हो गई है। एसएलआर वो रकम है जो बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगानी होती है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से बाजार में कैश बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट घटने का रास्ता साफ हो जाएगा। नवीन गुप्ता के साथ संजोली यादव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खन्ना साहब मौजूद है हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए। उन्हीं से बात करने, खन्ना साहब आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बाजार आज बढ़त के साथ खुला, बढ़त के साथ बंद हुआ, किस तरह से देखेंगे इसको और क्या बाजार ऐसे ही रहेगा? लौट आए हैं पुराने दिन, क्या कहेंगे आप? देखिए, पुराने दिन तो थे 20,000 वाले, वो तो नहीं लौटे हैं, परंतु बुरे दिन कुछ दूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8,000 पे पहुंच गए थे आप पिछले हफ्ते। तो 8,000 पे 10,000 पार करने पे थोड़ी सी राहत की सांस तो है जी। और ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अभी तो 2 दिन में हुआ, परंतु ये उथल पुथल अभी मुझे लगता है जारी रहेगी जी। क्योंकि 2 दिन ऊपर, 1 दिन नीचे, 1 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, ये कुछ समय तक चल सकता है। क्योंकि आंधी अपने घर में नहीं आई है, आंधी प्रदेश में आई है और प्रदेश की आंधी अब दरवाजे खिड़कियों से अपने घर में प्रवेश कर रही है। आंधी कहीं और आई है, धूल हमारे घर में आ रही है। देखिए, आपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दिए हैं, एफआईआई को इन्वाइट किया, वो बिलियंस डॉलर लेके आई और बाहर लेके जाएंगी तो कुछ तो असर पड़ेगा जी। तो अब देखिए, अपना घर बचाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं और उसका खामियाजा देखिए, हमारा घर तो कहीं नहीं गया, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रदेश में जो आंधी आई है उसका असर हमारे यहाँ जरूर पड़ा है और पड़ेगा, खासकर उन उद्योगों पर जहां जो फॉरेन मार्केट्स के साथ एक्सपोज हैं, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट्स एक्सपोज हैं। अब एफआईआईएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, जाती है, जब जाती है तो गिरते हैं, जब आती है तो बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। और जब जाती है
तो रुपए पे दबाव बढ़ता है, डॉलर का डिमांड बढ़ता है और रुपया 40 रुपए से होकर 50 रुपए पहुंच जाता है। अब देखिए 1 रुपए का डॉलर भी असर और गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा इन्फ्लो दिखाई दे रहा है, इन्फ्लो है हाँ, कहीं ना कहीं और इन्फ्लो होगा तो मुझे कोई अचंभा नहीं कि ये जो आज का रेट है जी 38.5 पौने 48.49 वाला, ये 40 की तरफ चल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। परंतु ये तब होगा जब इन्फ्लोज जो हैं फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ेंगे। इन्फ्लोज बढ़ेंगे तब होगा। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ सुरेश पालमपुर से, उनसे बात करते हैं। जी सुरेश बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि बजाज इंडियन है जी और सुजलोन एनर्जी मार्केट 3000 प्लस हुआ है तो क्यों वो बढ़ नहीं रहे, ऐसा क्यों? जी एक बार आप फिर से बताएंगे, ठीक से बताइए अपनी बात। सर ये कहना चाहता हूँ सुजलोन एनर्जी शेयर है ना जी, वो शेयर क्यों बढ़ता नहीं है, वो बार बार घट रहा है? जी सुजलॉन एमएलजी शेयर है। देखिए वो शेयर ऐसा है जो पहले काफी हवा से ऊपर जा चुका था जी, और वो नीचे गिरा, तो जो ऊपर जाने की स्पीड है वो स्लो होती है और नीचे आने की स्पीड तेज होती है। तो इसलिए जिस तरह बाकी शेयर्स हैं, आज जैसे कुछ बैंक्स के शेयर्स 8-10% बढ़े हैं, तो फ्राइडे को रियल एस्टेट के शेयर्स कुछ बढ़े थे, तो जहां पर इन्वेस्टर परसेप्शन साफ हो रही है और पीई वैल्यूज जो हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, वहां फेवरेबल है और जिसको समझ है इस बात की वो तो इस समय खरीद रहा है जी, क्योंकि इस समय माल सस्ता हो चुका है। आंधी के बाद, तूफान के बाद बहुत सारा माल अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों को लगता है ऐसे में और सस्ता है, जो पारखी है वो खरीद लेते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो तभी तो लक्ष्मी आएगी, तभी लक्ष्मी आएगी। जाहिर सी बात है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। राजेश चंद्र जुड़ गए हैं पटना से हमारे साथ। जी राजेश बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी हम ये जानना चाह रहे थे सर। जी हम ये जानना चाह रहे थे सर। जी राजेश आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम करें, उसके बाद सवाल करें। बंद कर दिया है हमने। जी बताइए। वो हम सर ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो बाजार में ऊपर नीचे हो रहा है जी, और आपका एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट भी अभी आ रहा है टीवी पे, और जिसमें बताया जा रहा है कि बढ़ता ही रहेगा और दिन अच्छे लौट आए हैं जी। तो ये कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं जिससे ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि साहब अब ये सेंसेक्स बढ़ता ही रहेगा? जी राजेश खन्ना साहब मौजूद है हमारे साथ, कंज्यूमर वॉइस हैं से हैं, एक्सपर्ट हैं। हम यही सवाल इनसे कर रहे हैं कि क्या अच्छे दिन लौट आए? खन्ना साहब देखिए राजेश जी आप जरा ध्यान से पढ़िए, अच्छे दिन लौट आए के बाद प्रश्न चिन्ह है, क्या लौट आए हैं? हमारा कहना है नहीं लौट आए हैं। 1-2 दिन मार्केट अगर चढ़ती है इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 से चढ़ के 20 पे पहुंचेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये अच्छा लग रहा है कि जो पिछले हफ्ते 8,000 की तरफ जा रहे थे सुधार गए हैं दिन। वो दिन कुछ पलट रहे हैं और हम 8,000 से 10,000 पे आज बंद हुए हैं, ये स्वागत योग्य है। परंतु हम ये भी कह रहे हैं कि जो प्रदेश में आंधी चल रही है उसका असर अभी देश में देखने को मिलेगा। 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, 1 दिन नीचे 2 दिन ऊपर, ये अभी थमा नहीं है, ऐसा नहीं लगता मुझे कि थम गया है और तब थम जाएगा जब आप देखेंगे 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर 1-2% का मूवमेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो लगेगा कि भाई अब बॉटम हो गया है और अब फंडामेंटल्स जो नेक्स्ट क्वार्टर के हैं वो आने के बाद पता लगेगा कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या बाजार संभला रहेगा, स्टेबल रहेगा। नीलेश जुड़ गए हमारे साथ होशंगाबाद से। जी नीलेश बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो नीलेश से संपर्क टूट गया है। तो तमाम चीजें हैं, देखा इन्वेस्टर्स की हम बात करें, वो भी आप जिस तरह 10,000 का आंकड़ा पार किया सेंसेक्स ने, तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बाजार बिल्कुल सुधर गया है। गोविंद जुड़ गए हमारे साथ, कॉलर खन्ना साहब, उनसे बात करते हैं। जी गोविंद बताइए। हाँ जी, हमारा ग्लक्सो फार्मा से क्वेश्चन था। जी हेलो। हाँ जी गोविंद बताइए, आ रही है आपकी आवाज। ग्लक्सो फार्मा से क्वेश्चन था हमारा। जी ये ग्लक्सो फार्मा का शेयर चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में पूछना था। जी ग्लैक्सो फार्मा, देखिए इस समय हम इंडिविजुअल शेयर्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरे बाजार की बात कर रहे हैं क्योंकि तैयारी करके स्टडी करके जी। और मेरा एक आपको एडवाइस है, आप किसी से पूछने की बजाय आप उस फर्म की बैलेंस शीट को स्टडी कीजिए जी। आप यदि उस फर्म के शेयर्स होल्ड करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट आपके पास आई होगी, उसके क्वार्टरली रिजल्ट अखबार में छपे हैं, कंपेयर कीजिए, पी रेशियो देखिए कैसे बदला है, देखिए उसकी बैलेंस शीट में उसकी नेट प्रॉफिट कहां पर है, पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले कहां है, जो फोरकास्ट आने वाले समय की
इस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, क्या इस कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके प्रश्न का जवाब हाँ है। अगर इसका जवाब हाँ है तो जो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स देखिए, सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी होगी। हमारे यहाँ जितने भी मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से 5% भी लोग कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते हैं। जी, मेरा नम्र निवेदन है ऐसे लोगों से, दूसरों की कहा सुनी में मत आइए। कम से कम आप अपने पैसे लगा रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे लगा रहे हैं, इसलिए आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाइए जी। और जब तक आप बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सीखते हैं, तब तक आप म्यूचुअल फंड में जाइए। शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। रविकांत जी जुड़ गए हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी रविकांत, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तो शेयर का जो है ये तो चल रहा है जी, मगर जो गोल्ड का मूल्य है वो भी बढ़ नहीं पा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, शेयर ऊपर जा रहा है, गोल्ड कह रहे हैं बढ़ नहीं पा रहा है। देखिए, गोल्ड का प्राइस वर्ल्ड के गोल्ड प्राइस से संबंधित है। वर्ल्ड गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है, इंडिया गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है। यदि आप दिल्ली के बाजार में बैठ के और जो इस्टेब्लिश्ड गोल्ड कॉइन बेचने वाले हैं उनको फोन करेंगे, उनकी दुकान में जाएंगे, तो वो बताएंगे 10 ग्राम 5 ग्राम के जो सिक्के हैं वो जो बेच रहे हैं उनका रेट रोज तय करते हैं। वो आज का रेट अलग है, कल का रेट अलग है, इसलिए तय करते हैं क्योंकि मार्केट का डेली रेट चलता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का मार्केट जो रेट है रोज तय होता है। तो अभी देखने में ये आया है कि एक तो उसका रेट जो है वो डॉलर में तय होता है और दूसरा रुपए और डॉलर का रेट जो है रोज बदलता है। ठीक है, जब ये डॉलर 38 रुपए का था तो कुछ रेट था, कुछ आज डॉलर 50 पे पहुंचा तो कुछ हो गया, कल 45 पे आएगा तो और कम होना पड़ेगा इसको। इसलिए मैं ये समझता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि गोल्ड बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब तक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन यूपी डॉलर के चलते रहेंगे, जैसे रोज 1 रुपया ऊपर नीचे जा रहा है, गोल्ड का दाम भी ऐसे ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा। और आज आप खरीद लीजिए और 6 महीने के बाद डॉलर का रेट अगर 45 रुपए पे आ गया तो जितना पैसा आपने दिया है उसका 9वां हिस्सा हवा में उड़ जाएगा। जी, 9वां हिस्सा हवा में उड़ जाएगा, जाहिर बात है। धामा साहब जुड़ गए हमारे साथ, जम्मू कश्मीर से, उनसे बात करते हैं। जी धामा साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो निफ्टी 2250 टच करके अभी बाउंस बैक किया है, 3000 के ऊपर पहुंच गया है जी, क्या ये केवल टेक्निकल बाउंस बैक समझा जाए या फिर इसमें कुछ फंडामेंटल सपोर्ट भी है? नंबर 1। नंबर 2 जी, मेरे पास आरपीएल के 2400 शेयर हैं सर 170 के भाव में जी, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। जी, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं आप, ये अच्छी बात है कम से कम। देखिए, मैं किसी भी पहला सवाल में फंडामेंटल की बात, मैं फंडामेंटल, जी, हम किसी एक शेयर की बात, आप अपने जिस शेयर की बात कर रहे हैं, मेरा आपको भी यही सुझाव है, आप किसी एक्सपर्ट की बात पे मत जाइए। आप कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, लास्ट पब्लिश, और आपके घर पे आई होगी अगर आपने शेयर खरीदे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं जी, उसकी वेबसाइट पे जाइए और उसके तमाम बैलेंस शीट्स को स्टडी करिए। नंबर 1, क्या उसकी पी रेशियो बढ़ी है या कम हुई है? नंबर 2, उसका सेल्स कितना बढ़ा है पिछले पीरियड्स के मुकाबले? उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या है और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर को स्टडी कीजिए। जी, ये तमाम चीजें आप अगर पॉजिटिव दिखाई देती हैं और लगता है कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है उसका ग्रोथ होगा, उसमें सेल्स बढ़ेगी और उस कारण से इस कंपनी की सेल भी बढ़ेगी तो आपका सवाल आप खुद आंसर कर पाएंगे। और फंडामेंटल की बात कर रहे थे, ये क्या टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा था? फंडामेंटल होता है कंपनी का जी, दूसरा होता है इंडस्ट्री का, तीसरा होता है इकोनॉमी का फंडामेंटल एकदम सही है इस समय जी, क्योंकि जहां अमेरिका की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है जी, सिंगापुर की ऑलरेडी नेगेटिव में जा चुकी है, यूरोप का ग्रोथ 0 को टच करेगा अगले साल में, अमेरिका का ग्रोथ माइनस में जा सकता है। वहां हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये कह रहे हैं और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका 9% नहीं होगा ग्रोथ, आपको चोट लगेगी। क्या चोट लगेगी? 7.5 से कि आप खरोच आ जाएगी जी, 9 से 7 पे आ जाएंगे। अरे भैया, दुनिया में कितने देश हैं जहां 7% लेंगे? जी, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां 7% का ग्रोथ इस वातावरण में हो पाएगा। और भारत इस समय, मुझे ये कहने में अचंभा नहीं है, मेरा भारत मान 7% जी, 7% पे मेरा भारत मान, ये कह रहे हैं खन्ना साहब। हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी मुकेश, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि अगर हम शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, किस मार्केट में किस शेयर खरीदना चाहिए?
जी, किस शेयर में खरीदना चाहिए मुकेश? हम किसी एक खास शेयर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, पूरे बाजार की बात कर रहे हैं। इनको मैं देखिए, यहाँ आदत पड़ी हुई है, जो लोग शेयर बाजार के ट्रेड से पैसा कमाते हैं जी, वो इस पे कमीशन लेते हैं और वो बोलते हैं जी इसमें लगा दो, ये बहुत बढ़िया है, नुकसान होगा आपका जी, फायदा होगा आपका, वो तो ब्रोकरेज लेगा, चाहे आपका नुकसान हो चाहे आपका फायदा हो। और इसीलिए आमतौर पर बहुत से लोग ब्रोकर्स की सलाह लेके, उनके क्यूज लेके वो इन्वेस्ट करते हैं जी। मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ने के योग्य नहीं है जी, जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, कहीं ना कहीं उसको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाना चाहिए तो उसके घर में या उसके मित्रों के सर्कल में एक फाइनेंशियल लिटरेट आदमी हो, जिससे वो सवाल पूछे कि भैया किसमें पैसा लगाऊं, बैलेंस शीट तुमने पढ़ ली है कि किसी ब्रोकर उसका पी रेशियो क्या है, उसके पिछले क्वार्टर्स में नेट सेल्स कितनी हुई हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, जी, तमाम चीजें खन्ना साहब कहीं ना कहीं खुद हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंशियल, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं देने वाला कि लगाइए या नहीं लगाइए। सुरक्षा के लिए जाहिर सी बात है। जुनन जुड़ गए हमारे साथ असम से, उनसे बात करते हैं। जी जुनन, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको सलाह नहीं देने वाला। जुनन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनकी आवाज जो है। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ, हेलो जी, बताइए अपना सवाल। हाँ, हमारा एक प्रश्न था जी। स्टील का दाम बढ़ेगा? जी, स्टील का दाम बढ़ेगा, अलग अलग चीजें लेकर जो देखिए, मेटल्स में नरमी देखी जा रही है जी, और मेटल्स में जो ट्रेड है और प्राइजेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं, जिस तरह गोल्ड के प्राइजेस, गोल्ड के प्राइसेस वो एक जैसे ही हैं। अगर वो गिरते हैं तो यहां पर भी गिरेंगे जी, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो बड़े हैं, टाटा स्टील, सेल वगैरह जी, ये इंपोर्ट प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते। अगर कुछ ऐसे आइटम हैं जो इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं और उसमें कुछ इनको प्रीमियम मिलता है तो मिलता है जी। तो जो वातावरण है ऐसा देखने में नहीं लगता कि प्राइमरी स्टील के दाम बढ़ेंगे। पहले बढ़ रहे थे कुछ समय पहले, परंतु आज की तारीख में सभी बाजारों में, दुनिया भर में जहां स्टील की खपत होती है, आंधी के कारण जी स्टील की खपत भी कम हो गई है। स्टील देखिए, आप अभी अपने सुना अखबार में उस दिन कि हमारे जो मित्तल साहब हैं, स्टील बैरन जी, उन्होंने कई बिलियन डॉलर कमा दिए। इसका मतलब क्या है कि स्टील इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो भी कम हुई है। वो कम हुई है इसलिए कम हुई है क्योंकि लोगों ने देखा है कि इस आंधी का असर स्टील बैरन्स भी नहीं झेल पाएंगे। जी, सब पर इस आंधी का असर पड़ा है कहीं ना कहीं, और मंदी के दौर से सभी गुजर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये शेयर के बारे में पूछना चाह रहा था, कौन से शेयर बढ़ेंगे बाजार में? जी, कौन से शेयर बढ़ेंगे? हम इसको इस तरह से देखते हैं, कौन से सेक्टर्स की बात है? ऐसा जो ये पूछ रहे हैं जी, आज की स्थिति में यदि कोई ये जानता हो तो वो करोड़पति बन जाए। इसलिए मैं इनके सीधा जवाब नहीं दूंगा, मैं केवल यही कहूंगा जो इन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जी, उन्हीं इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ेंगे, क्योंकि जब ये आंधी थोड़ा थमेगी जी और हमारा जो समुद्र का वातावरण है वो लहरें शांत होंगी तो पता लगेगा किस लेवल पे वो शांत हुई है। 8,000 पे, 9,000 पे, 10,000 पे, 11,000 जी, और उसके बाद अगले क्वार्टर्स की जो रिजल्ट्स हैं इंडियन कंपनीज के, जिनके ये शेयर हैं जी, वो डिटरमिन करेंगे। वो ये बातें निकाल, और ये बात तय है कि वो इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट के अर्निंग्स पर आधारित हैं उनको कुछ नुकसान होगा जी। जो इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड मटेरियल्स पर बेस्ड हैं जी, उनको कुछ नुकसान होगा क्योंकि इंपोर्ट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई है। ये दो बातें क्लियर हैं जी। और वो फाइनेंशियल सेक्टर में खासकर जहां पर आप समझ लीजिए कि बैड डेट्स की प्रोविजनिंग बढ़ गई है जी और लेनदारी ज्यादा है, उसमें कुछ बैड डेट्स होंगे, वहां भी नुकसान होगा, पर ये बैंक स्पेसिफिक असर पड़ेगा, असर बिल्कुल पड़ेगा। और रियल एस्टेट का तो हम देख ही रहे हैं कि रियल एस्टेट में सेविंग्स जाती हैं ज्यादातर स्पेक्यूलेटिव जी, और अब ये क्लियर हो गया है कि आने वाले 1-2 साल में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते आप रियल एस्टेट में लगाकर जी, इसलिए वहां भी नरमी आई है जी। वहां भी नरमी हर जगह देखने को मिल रही है। आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सरकार बाजार की लगातार मदद कर रही है। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के उद्योगपतियों से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पर बातचीत की। उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार बाजार में कैश की कमी न होने दे, साथ ही उद्योगों को सस्ता कर्ज मिल सके, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम किए जाएं।
मंदी और भारत पर उसके असर को लेकर देश के बड़े उद्यमियों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उद्योगपति चाहते हैं कि किसी तरह बाजार में नकदी की कमी न हो, उद्योगों को सस्ता कर्ज मिले, इसके लिए ब्याज दर को कम करने की भी मांग है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। इसे देखते हुए सरकार तमाम वित्तीय और मॉनेटरी उपाय करेगी ताकि विकास की रफ्तार कायम रहे। Prime Minister has assured that there will be a special cell set up to take note of the various suggestions which come from time to time by industry. The mood of industry is upbeat. There is a level of confidence that the interdependence with the global economy is not there. There is some interconnection, but Indian industry has the resilience. Indian industry and Indian business will overcome this current global gloom, and both government and Indian business will work together to ensure that this is tided over. हालांकि प्रधानमंत्री ने सचेत और सतर्क रहने की भी बात की, लेकिन कर्मचारियों की छटनी से भी ताकीद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय उत्पादन बढ़ाने और कीमत घटाने के लिए इंडस्ट्री को उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय पहली जरूरत ये है कि भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहे। The Prime Minister has clearly said and given us our assurances, given his assurance that he will do and the government will do its very best to address all problems. And what we liked the most out of this meeting was the fact that he reaffirmed, as did all of his cabinet colleagues, the fullest support from the government of India to convert this challenge into an opportunity. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मंदी से निपटने के लिए सरकार दूसरे देशों की सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। संजोल यादव के साथ नवीन गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो सरकार ने मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की सभी उद्योगपतियों के साथ और तमाम चीजें सामने। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, खन्ना साहब हिमाचल से राजेश जुड़ गए हैं। जी राजेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, बताइए राजेश। सर मैं पूछना चाहता हूँ। जी हेलो। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जी। तो उसमें मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 10,000 तक लेना चाहता हूँ, या उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं म्यूचुअल फंड लूँ कोई? जी, ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर होंगे निवेशकों के लिए। या यदि आप बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते तो आप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कीजिए। और एक म्यूचुअल फंड बाजार में नहीं है, कई म्यूचुअल फंड हैं बाजार में। आप वो म्यूचुअल फंड लीजिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले क्वार्टर में अच्छा रहा हो, जिसने पिछले क्वार्टर में पैसा कमा लिया, उससे बढ़िया कोई नहीं है। यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टडी कीजिए। और मेरा सुझाव आपको यह है, आप कुछ अपनी पूंजी लगा रहे हैं तो आप जिसमें डेट और इक्विटी मिक्स्ड हो उसको लीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। जी, उसमें रिस्क कम है। हमारे साथ एक और कॉलर है, चिराग है इस वक्त फोन लाइन पर। चिराग, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मेरे पास सिंडिकेट बैंक के 2000 शेयर्स हैं जी। तो मैं उनके लिए क्या करूँ? तमाम चीजें, बहुत से लोगों के पास शेयर्स हैं, वो उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसके पास जो शेयर है उस कंपनी की बैलेंस शीट उसके घर पे आती है जी। ये कानून से आती है, और नहीं आती है तो आप मांग सकते हैं जी। आप उसके पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखिए, लास्ट 3 क्वार्टर्स के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखिए जी, और अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन देखिए क्या आ रही है। और आप ये देखिए उसका पी रेशियो कैसे इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है जी, उसकी सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट प्रायर टू टैक्सेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, और अर्निंग पर शेयर बढ़ा है नहीं बढ़ा। तमाम चीजें ध्यान देनी होगी। और क्या आने वाले 6 महीनों में या साल में क्या वो बढ़ने की उम्मीद रखता है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन है क्या है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जरूर अपना एनालिसिस रखा होगा। थोड़ा खोजबीन कीजिए और उसका आंसर आपको स्वयं मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में खन्ना साहब, तमाम चीजें हैं, आंधी का असर पूरा बाजार झेल रहा है, आम निवेशक झेल रहे हैं। वित्त मंत्री की बात कर ले, वित्त मंत्री जब 20,000 पे बाजार था तो भी यही कहते रहे कि निवेश कीजिए, और जब बाजार 8,000 पे था तो भी उन्होंने कहा निवेश कीजिए, बाजार 10,000 पे तो भी कह रहे हैं निवेश कीजिए। आम निवेशक क्या करे? देखिए, उन्होंने 20,000 पे कहा था, निवेशक को सावधानी बरतनी जी, और ये अक्लमंद को इशारा कर जी। जब वित्त मंत्री कहता है सावधानी बरतनी चाहिए तो इसका मतलब है
रुक जाओ। तो अभी भी निवेशक को सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु जी वो शेयर जिनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 5 और 9 के बीच में है, उनको जीरो डाउन कीजिए, क्योंकि वो अच्छा दाम है जी, क्योंकि वो अच्छा दाम है। और उसको जीरो दूसरा, डाउन करने उनकी बैलेंस शीट स्टडी करिए, तमाम चीजें जानकार लोगों से पूछिए और उसके बाद थोड़े थोड़े करके खरीदिए। जी, बैलेंस शीट आपके पास आती है, आप खुद देख सकते हैं, जिस तरह से खन्ना साहब ने बताया, और खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, हालांकि राय ली जा सकती है, ये एक दूसरी बात है। तो हमारे खास बुलेटिन इंडिया प्राइम टाइम में आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मराठी और गैर मराठी विवाद को सुलझाने की ईमानदार कोशिश हो रही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें IPT, स्पेस दें और लिख दें अपना जवाब। हाँ के लिए Y टाइप करें और ना के लिए टाइप करें N और इसे भेज दें 549954 पर। रात 9 बजे हम आपको बताएंगे कि देश भर के लोगों की क्या राय है और क्या सोचते हैं वो मराठी और गैर मराठी विवाद के बारे में। तुम्हारे इस खास पेशकश में इतना ही, और खन्ना साहब इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस पेशकश में इतना ही, आप बिल्कुल जागो ग्राहक जागो, और इस खास पेशकश में इतना ही, आप एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन और इसी मुद्दे पर हमने जानी यंग इंडिया की भी राय।